नमस्कार, एजुकेशन विथ हेमंत में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट हेमंत उपाध्याय। जैसा कि हमने क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 2 को पढ़ रहे हैं, जिसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के प्रकार और विलयन, विलायक, इन सब के बारे में जानकारी दी। तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि पार्ट 2 है। अब ये इसमें हम पढ़ेंगे कोलाइडल विलयन क्या है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह दा के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण ये मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। अब हम देखेंगे कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश के कण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो टिंडल के प्रभाव को समझने के लिए, जैसे गांव के घरों में आपने देखा होगा, कबीलों में से रोशनी आती है जिसमें हमको धूल के कण दिखाई देते हैं बहुत सारे। तो ये जो रोशनी आ रही है और जो प्रकाश का फैलाव है, इसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। और इसकी खोज किसने की थी? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तो वहाँ पर टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। ये कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश को फैलने का कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन में से सूर्य की किरण गुजरती है तो वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जैसे घना जंगल है और वहाँ पे एक छोटी सी रोशनी आती है तो वो अलग दिखती है। सूर्य जो रोशनी फैलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं, इस वजह से वो दिखाई देता है। समझ पाया? ये सारी चीज़ें होती हैं। अब कोलाइडल के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं इसकी। देखिए, कोलाइडल की जो प्रॉपर्टी होती है, ये एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। दिखता है ना, अलग दिखता है उतना, उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं यहाँ पर। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीयकरण तकनीक क्रियाकलाप 2.5 के द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है, उसे परिक्षिप्त प्रवस्था डिसअपेयर फेस कहते हैं, तथा वे घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम डिसअपेयरिंग मीडियम कहते हैं। ये वही बात आ गई जैसे विलेय और विलायक वाली, लेकिन वो किसके लिए था? मिश्रण के लिए था। और यहाँ पर ये क्या चल रहा है? कोलाइडल में जो है, जिसमें घुलता है या जिसके अंदर होता है, वो होता है डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि परिक्षेपण माध्यम, और जो अवस्था होती है उसमें वो कहलाती है डिसअपेयर्ड फेस। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिचित प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे कि ये सारणी देखिए, इसमें दिए गए द्रव परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है जो मैंने आपको बताया, और मीडियम क्या है? गैस में वो द्रव की बूंदें जो आप देखते हैं वो घुली हुई हैं, जैसे कोहरा, बादल, कुहासा, ये सारी चीज़ें आपको अलग से रोशनी आती हुई दिखती है। ठोस क्या है? ठोस में गैस, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, वही मतलब। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे यदि इसको देखें तो उदाहरण के लिए इसमें हमें कुछ प्रश्न भी हैं जिनको हम कर सकते हैं। मिश्रणों को घटकों का पृथक्करण कैसे करते हैं? हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण का प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए
विशेष तकनीकों का प्रयोग में लाया जाता है। जैसे रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं, तो इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं। आधा बीकर जल लें, बीकर के मुख पर बाज ग्लास रखें, कुछ बूंदे स्याही बाज ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हमें स्याही को पृथक रूप से गर्म नहीं करना चाहते। आप देखेंगे कि बाज ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखिए और प्रक्षिप्त करें तो आपको दिखेगा वाष्पीकरण से जो पानी है वो उड़ जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये क्या है, बीकर, और इसमें ऊपर वॉच ग्लास रखा हुआ है। वॉच ग्लास यानी कि एक कटोरी नुमा होता है, उसके अंदर हम स्याही डाल देते हैं, बीकर के ऊपर रख देते हैं। या आपने देखा होगा दुकानों पे पोहे गर्म करते हैं ना बहुत से, उसी तरीके की एक छोटी सी प्रक्रिया होती है ये भी, लेकिन सावधानी पूर्वक करनी होती है। वाष्पीकरण से हम इसमें अलग कहते हैं। आपके विचार में वाच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण होगा? क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? क्या आप प्रतिपादित करेंगे क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ? हम पाते हैं जब आप ये प्रयोग करते हैं आपके लैब में तो आप पाएंगे कि स्याही के जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, अब ये भी आप समझें। आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा टेट्रापैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है, यानी कि फैट होता है। अब इसमें हम देखें तो क्या क्रियाकलाप इसके लिए भी कर सकते हैं। एक परख नली, ठीक है, परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें और अपकेंद्रीय यंत्र सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें, घुमा लें। अगर स्कूल में ये यंत्र उपलब्ध नहीं है तो ये प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाएं और पूछें कि वो क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। आपने क्या देखा, दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं। देखिए गाँव में तो बच्चे जानते हैं किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, रह जाते हैं। प्रयोग में आपने क्या देखा, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में इसका प्रयोग होता है। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में इसका प्रयोग होता है। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में ये क्रिया प्रयोग लाई जाती है। तो याद रखिएगा ये चीज़। 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? आइए कीप के प्रयोग से, यदि आप देखें तो कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल केरोसिन ऑयल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक कण कीप में डालें, कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परतें तैयार हो जाएं। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल दें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। ये देखिए एक स्टॉप कॉर्क होती है, जैसे कि आपको मैं बताऊं इस प्रकार की होती है। ये जो दिख रहा है आपको, ये इसमें क्या होता है, ऊपर से यदि आप देखेंगे तो ऊपर से जो है आप देखेंगे तो इसमें आपको ऊपर से दिखाई देगा। देखिए ऊपर से इसमें हम जो भी चीज़ डाल रहे, जैसे मिट्टी का तेल और जल को अलग करना है तो ऊपर से फ्लास्क खोल कर डाल देते हैं। इसको पृथक्करण कीप बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी देर इसको ऐसे रख देते हैं, स्टैंड होता है इसका, और उस पर रखने के बाद आपको देखेंगे कि मिट्टी का तेल जो है वो ऊपर है और जो पानी है वो नीचे है। अब क्या करेंगे, नीचे एक बर्तन लगाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने ये लगा दिया, मान के चलिए एक बीकर, ठीक है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो जब तक पानी धीरे धीरे जा रहा है ऑयल ना आए तब तक इसको निकाल देंगे और फिर इसको धीरे से बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, पानी अलग हो गया और मिट्टी का तेल अलग हो गया। तो इस प्रकार से हम इन सारी चीज़ों को अलग कर देते हैं।
तो यही चीज़ इसमें हम प्रयोग में लाते हैं। यदि आप देखें तो अघुलनशील द्रवों का इसका प्रयोग कहाँ का, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लेग धातुमल को ऊपर से हटा दिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव और घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों को पृथक हो जाते हैं। क्या होता है, पानी भारी होता है और मिट्टी का तेल हल्का होता है, इसलिए वो अलग हो जाता है। जैसा कि इसमें लिखा है कि जो उनका द्रव और घनत्व के आधार पर वो अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखें, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कपूर को गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयवों को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों, इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और एथ्रासीन आदि ऊर्ध्वपातन होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। इसमें रुई का प्लग होता है, ऊपर उल्टी रखी कीप होती है, ये कीप होती है। देखिए कीप क्या होता है, यदि हम सीधे देखें तो कीप ऐसी होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कीप क्या होती है, ऐसी होती है ये, और इसको हम ऐसे बना दें, ये नीचे तक लाएं, ये और इसका नीचे तक निकाल दें, तो ये होती है कीप। लेकिन जो है इसी कीप को हमने क्या रखा है, यहाँ उल्टा रखा है। इस कीप को यहाँ उल्टा रखा है और इसमें ठोसीकृत कपूर कपूर की वाष्प, चीनी मिट्टी की प्याली नीचे रखी हुई है, कपूर तथा नमक का मिश्रण। जब हम इसको गर्म करेंगे तो जो भाप बनकर ठोस कपूर ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ इसकी सतहों पे चिपक जाएगा, चीनी और नीचे क्या आ जाएगा, कपूर तथा नमक का मिश्रण है, नमक नीचे रह जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दूसरा पार्ट था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा लास्ट में, जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है, तो घर से बाहर ज़रूरत होने पर ही निकलें और जहाँ तक हो घर से बाहर ना निकलें। यदि निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं। धन्यवाद। जय हिंद।